साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। आज दो मुद्दों पर बात करने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूं। सामान्य तौर पर वंचित वर्ग से आने वाले विभिन्न राजनीतिक दल और उनके नेताओं के पिछलग्गुओं से अगर आप बातचीत करें तो वो डिफेंड करते हुए अपने नेताओं को ये बताने की कोशिश करते हैं कि हमारे नेताजी लोग तो सवाल उठाते हैं, लेकिन ये मीडिया चूंकि जातिवादी है इसलिए उनके मुद्दों को प्रमुखता से नहीं उठाता है। दूसरा आरोप ये लगाएंगे कि सरकार आरक्षण विरोधी हो गई है, धीरे धीरे आरक्षण खत्म करती जा रही है। दोनों तरह के आरोपों से मैं सहमत हूं, लेकिन इसके साथ ही साथ मैं ये भी चाहता हूं कि जरा अपने गिरेबान में भी झांक करके देख लिया जाए। उदाहरण बताता हूं, भारतीय जनता पार्टी से एमएलसी हैं उमेश द्विवेदी। उनका बयान एक सामने आया, योगी सरकार गरीब ब्राह्मणों के लिए बीमा कार्ड यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम लेकर के आएगी। अगर किसी ब्राह्मण के घर में कोई कैजुअल्टी होती है तो सरकार बीमा की रकम उसको दिलवाएगी। इसके अलावा तमाम सारी योजनाएं ब्राह्मणों के लिए लॉन्च की जाएगी। ये सब हो क्यों रहा है? विपक्ष का इसमें एक महत्वपूर्ण योगदान है। जो विपक्ष इस बात के लिए रोता रहता है कि हमारी बात को मीडिया प्रमुखता से नहीं दिखाती, उसको ये सोचना पड़ेगा कि आखिर उन्हीं के कहे हुए बात जो परशुराम को लेकर के कही उन्होंने, उसको मीडिया ने हाईलाइट क्यों किया? आपने बात कही, मीडिया ने उठाया, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी में जो ब्राह्मण नेता हैं वो उठाने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दबाव में लेकर के तमाम सारी योजनाएं घोषित करवा ली जाएंगी। इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। नैतिकता के तराजू पर अगर देखें तो आप कह सकते हैं कि ये घोर जातिवाद है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा आप इसलिए कहते हैं क्योंकि आप भी तो अपने नेताओं से यही उम्मीद करते हैं, लेकिन आपके नेताओं का आत्मविश्वास और हौसला इतना डिगा हुआ है, इसमें बेचारे ब्राह्मणों की गलती कहां पर है? देखिए, दो तरह के ब्राह्मण सामने आए। एक तो एमएलसी उमेश द्विवेदी, जिन्होंने ये घोषणा करी अब सरकार चाहती होगी तब भी उनके वोट बैंक के हिसाब से ठीक है, और सरकार अगर नहीं चाहती है ऐसा करना तो उमेश द्विवेदी ने बयान दे करके सरकार को फंसा दिया है, मतलब अब ऐसा करना पड़ेगा। दूसरे भारतीय जनता पार्टी से ही विधायक हैं सुल्तानपुर की लंबुआ सीट से देवमणि द्विवेदी। उन्होंने अपनी सरकार के खिलाफ ही प्रश्न लगाते हुए विधानसभा में पूछा है, योगी सरकार के 3 साल के कार्यकाल में ब्राह्मणों की कितनी हत्याएं हुई हैं, उसमें कितने अपराधी पकड़े गए हैं, कितनी हत्याओं का खुलासा हुआ है। एक कदम आगे बढ़ते हुए ये भी पूछ लिया कि ब्राह्मणों ने शस्त्र लाइसेंस के लिए कितनों ने अप्लाई किया है और उनमें से कितनों को मिल गए। इसको भी आप जातिवाद का कह देंगे। लेकिन जरा अपने नेताओं से भी सवाल कर लीजिए कि पिछड़े और दलित वर्ग के उत्पीड़न पर कितने लोग मुखर होकर के सामने आते हैं। भारतीय जनता पार्टी में पिछड़े वर्ग में तीसरे नंबर की जाति है कुर्मी, जिसके सबसे ज़्यादा विधायक हैं। ओबीसी में पहले नंबर पर और ओवरऑल ब्राह्मण ठाकुर के बाद में तीसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज़्यादा विधायक कुर्मी हैं, 30 के करीब। लेकिन कुर्मियों के पिछड़े वर्ग के उत्पीड़न पर आखिर इनमें कितने लोग सामने आ गए जो इस तरह से सवाल सीधे सीधे सरकार से कर लेते हो? तो केवल ये कह देना कि मीडिया इनके मुद्दों को ज़्यादा हाईलाइट कर देती है, मेरी नज़र में ये आप अपने नेताओं को केवल डिफेंड करते हैं। निश्चित तौर पर मीडिया ने ही इस समय ब्राह्मणों को मुद्दा बनाया हुआ है, लेकिन उसके पीछे अखिलेश यादव की पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, अपने नेताओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। ब्राह्मण समाज के नेता तो जो कह रहे हैं कर रहे हैं वो तो उनके हित में ही है, लेकिन आपके नेता भी उन्हीं के पिछलग्गू बने हुए हैं। जरा सोच करके बताइए कि पिछड़े और दलित वर्ग के नेताओं पर सीधे सीधे जाति का नाम ले करके कौन से नेताओं ने अभी तक कोई बड़ा बयान दे दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी या कोई बड़ी घोषणा कर दी? वैसे तो सरकार संवैधानिक तौर पर किसी जाति या वर्ग विशेष की नहीं होती है, फिर भी मैं इन दोनों विधायकों का इस तौर पर समर्थन करता हूं, इसलिए क्योंकि आपके लोग मरे हुए हैं। अगर आपको लगता है जातिवाद है तो आपको किसने मना किया है कि आप सामाजिक न्याय के झंडाबरदार बने रहते हुए भी पिछड़े और दलित वर्ग की समस्याएं उठाने को तैयार नहीं हैं? एक दूसरा मामला और सामने आता है, जब भी आरक्षण को लेकर के बात होती है तो पिछड़े और दलित वर्ग के ही नैतिकता के उच्च शिखर पर बैठे हुए वो लोग जो राजनीति, ब्यूरोक्रेसी या अन्य किसी जगह ठीक ठाक महत्वपूर्ण पावरफुल पद पर पहुंच गए हैं, वो अपने आप को समाज से अलग थलग दिखाने लग जाते हैं, और इसी अलग थलग दिखाने के चक्कर में वो ये भी बयान देने लग जाते हैं कि आरक्षण प्रतिनिधित्व ना हो करके जैसे मानो कोई खैरात हो, और आरक्षण को सीधे सीधे योग्यता से जोड़ देते हैं।
इन तथाकथित लोगों को मैं समझाना चाहता हूं कि जिन लोगों को समस्या थी कि आरक्षण द्वारा लोगों की योग्यता मारी जाती है, उनको कृपया करके तमाम सारे रिजल्ट्स देख लेने चाहिए। हाल में ही यूपीएससी का जो रिजल्ट आया है उसको भी उनको गौर से देख लेना चाहिए। जनरल यानी कि जो अनरिजर्व कैटेगरी होती है, जिसको सवर्ण बना दिया गया है, उसमें प्री के एग्जाम में 400 नंबर का होता है। उसमें अंतिम कट ऑफ गई है जनरल की 98, अनरिजर्व होना चाहिए था कायदे से। ये ओबीसी की गई है 95.34, जबकि ईडब्ल्यूएस जिसको आप कहते हैं गरीबों का आरक्षण, जबकि वो है सवर्णों का आरक्षण। कैसे, ये भी मैं इसी वीडियो में साबित करूंगा। उनकी कट ऑफ गई है 90, यानी कि ओबीसी से 5 नंबर कम। जो योग्यता की बात करते थे सवर्ण लोग, उन पर तो सवाल है ही। पिछड़े और दलित वर्ग से यानी कि आरक्षित वर्ग में जन्म लेने के बाद भी जो लोग अच्छे पदों पर पहुंचने के बाद नमक की अदायगी या ये कहें कि पे बैक टू सोसाइटी नहीं करते, उनको भी देख लेना चाहिए कि आज इन लोगों के लिए योग्यता का पैमाना कहां चला गया। तमाम सारे लोग अपने ही लोग मूर्ख बनते हैं। पहले हम लोगों की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को समझा करके अपने संघर्ष में, अपनी लड़ाई में साथ लाना है। दूसरा, मेंस का उदाहरण देना चाहता हूं। 1750 अंक का मेंस होता है, उसमें अनरिजर्व कैटेगरी की अंतिम कट ऑफ गई है 751, ओबीसी की गई है 718, गौर से सुनिएगा, एससी की गई है 706, एसटी की गई है 699 और ईडब्ल्यूएस यानी कि सरकार द्वारा घोषित गरीब सवर्णों की गई है 696। यानी कि मेंस के रिजल्ट में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, जनरल तो छोड़ दीजिए, ओबीसी, एससी, एसटी तीनों से सबसे कम आने के बाद भी इनका सिलेक्शन आगे के लिए यानी कि फाइनल राउंड के लिए कर लिया गया है। क्या ये योग्यता का कौन सा पैमाना है? इसलिए मैं लगातार कहता रहा हूं कि मेरिट माय फुट। तमाम सारी जगह ऐसी होती हैं जहां सिफारिशों पर सिलेक्शन हो जाया करते हैं, वहां कौन सी मेरिट चलती है? तमाम सारे आरक्षण अघोषित हैं जो लोगों को जन्म के साथ मिल जाते हैं। इस पूरे देश में वो कौन सी तथाकथित जातियां हैं जो अपनी सिफारिशें करवाने में सक्षम हैं? तमाम सारे मंत्रालयों से लेकर के ब्यूरोक्रेसी और राजनेताओं के स्तर पर आप खुद सोच करके देख लीजिए कि जो सिफारिश जाती है वो भी एक अघोषित आरक्षण का ही तरीका है। मंदिरों से लेकर के तमाम सारी प्रतिष्ठित जगह पर कुछ खास जाति वर्ग के लोगों ने कब्जा जमाया हुआ है, चाहे मीडिया हो, चाहे न्यायपालिका हो। इन जगह पर जो अघोषित आरक्षण चल रहा है, आप इन आरक्षण को खत्म करने की बात करिए, तब मैं योग्यता की बात करूंगा। इसलिए क्योंकि इन तमाम सारी जगहों को भ्रष्टाचार का दलदल कहा जाता है, तो स्वाभाविक तौर पर इन जगहों पर अगर सवर्ण ज़्यादा भरे हुए हैं और सवर्ण में भी एक जाति प्रमुख रूप से ज़्यादा भरी हुई है, तो सबसे पहले जवाबदेही बनती है कि आखिर इस बजबजाते हुए भ्रष्टाचार और गंदगी की जिम्मेदार आप क्यों नहीं हैं। फाइनल रिजल्ट की बात करता हूं। 2025 अंक का होता है फाइनल रिजल्ट, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी की अंतिम कट ऑफ 961, ओबीसी की 925, जबकि ईडब्ल्यूएस की 909। यानी कि ओबीसी से अंतिम रिजल्ट भी ईडब्ल्यूएस का यानी कि सरकार द्वारा घोषित गरीब सवर्णों का कम है। ये मेरे शब्द नहीं हैं, तथाकथित जातिवादी जो आरक्षण के घोर विरोधी हुआ करते थे, उन्हीं लोगों से पूछना चाहता हूं कि कम अंक से सिलेक्शन पा करके अब इन्हीं में से तमाम सारे लोग ब्यूरोक्रेसी में पहुंचेंगे, तो क्या ये योग्यता का हनन नहीं है? अब यहां पर इनकी चुप्पी सध जाती है। इसलिए मैं तमाम सारे लोगों को कहना चाहता हूं जो पहले बताया करते थे कि ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का मतलब है कि उसमें कोई भी व्यक्ति जिसकी इनकम 8 लाख रुपए से कम हो वो जा सकता है, चाहे वो किसी जाति वर्ग से आया हो। लेकिन अब तो तमाम सारे उदाहरण सामने आ गए हैं। अभी जो उदाहरण आए उससे पहले भी उदाहरण थे, लेकिन आपकी आंखें तो बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट में जनहित अभियान और यूथ फॉर इक्वलिटी ने जो इस आरक्षण के खिलाफ रिट दायर की हुई थी, उसमें सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए स्पष्ट तौर पर कहा था कि ये आरक्षण उन 20 करोड़ लोगों के लिए है जो जनरल कैटेगरी के हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। जनहित अभियान और यूथ फॉर इक्वलिटी का यहाँ कहना था कि संविधान ने आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की बात ही नहीं कही। उसने कहा था सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े। वहाँ भी तमाम सारे मंदिर समर्थकों, पिछड़ों की आंखें बंद थीं। वो ये नहीं देख पाए कि जहाँ पर ओबीसी को कहा जा रहा है कि 8 लाख रुपए पाने के बाद आप अमीर हैं और आपको क्रीमी लेयर के दायरे में बांध दिया जाता है,
उस 8 लाख रुपए की इनकम लेने के बाद वो सवर्णों को गरीब बता रहे हैं। दोनों की इनकम का पैमाना 8-8 लाख रुपए रखा गया है। इसके अलावा धर्म और राष्ट्रवाद की चाशनी में डूबे हुए वंचित वर्ग के लोगों को यह नहीं समझ में आता कि पिछड़े वर्ग को 1990 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से 27% आरक्षण देने की घोषणा करते हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह साहब। 2 साल सुप्रीम कोर्ट उसको फंसाए रखती है, पूरे देश में बवाल होता है, तमाम सारी बसें फूकी जाती हैं, तमाम सारे मूर्ख ओबीसी उस ओबीसी आरक्षण का ही विरोध कर रहे थे जो आज आरक्षण मांगते हुए घूम रहे हैं। उन लोगों को समझ लेना चाहिए कि आनन फानन में 36 घंटे के भीतर घोषणा होती है, सवर्ण आरक्षण लागू कर दिया जाता है। यूपीएससी को भी ये जल्दबाजी तब थी आरक्षण देने की, ईडब्ल्यूएस यानी कि सवर्णों को, जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ को 6 अगस्त को ये मामला सौंपा गया है कि कोई भी और मामला होता जिसमें ओबीसी एससी को हक देने की बात होती तो उसमें सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देती कि जब तक ये मामला कोर्ट में चल रहा है तब तक इस मामले में किसी को भी आरक्षण का लाभ ना दिया जाए। नहीं कहती तो केंद्र सरकार अपने आप से इसकी इसी तरीके से व्याख्या कर लेती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है, फिर भी केंद्र सरकार की तरफ से किसी को भी मना नहीं किया गया कि ईडब्ल्यूएस यानी कि गरीब सवर्णों को आरक्षण ना दिया जाए। ना कोई मांग, ना कोई डिमांड, ना कोई सड़क पे उतरा, ना कोई प्रदर्शन किया। कोटा लागू हुआ और तमाम सारे विभाग उसको देने भी लगे। बाकायदा यूपीएससी ने भी इसकी घोषणा कर दी। हम तमाम सारे लोग यहाँ पर भी मूर्ख बने रहते हैं। एक इंटरव्यू ऐसी चीज है जो लगातार पिछड़े और दलित वर्ग के लोगों को नुकसान पहुंचा रही है। मेडिकल एग्जाम से लेकर के तमाम सारी वो जगह जहां पर इंटरव्यू के अंक प्रमुखता से जुड़ते हैं, वहां मैक्सिमम जगह पर पिछड़े और दलित वर्ग के लोगों के साथ अन्याय किया जाता है। केवल पिछड़े और दलित वर्ग के साथ ही नहीं, जहां जिन सवर्णों की गेटिंग सेटिंग नहीं होती है उनकी जगह पर अन्य अयोग्य सवर्णों को लाभ दे दिया जाता है। हालांकि दिया सवर्णों को ही जाता है, लेकिन उसमें भी पिस्ता वो सवर्ण है जिसकी सेटिंग गेटिंग नहीं है, वो भी अन्याय का शिकार होता है इसी इंटरव्यू के सिस्टम के कारण, क्योंकि उसमें अपने लोगों को भर लिया जाता है। इसलिए नेशनल जनमत तमाम सारे पुराने अनुभवों के आधार पर और वर्तमान में जो यूपीएससी का रिजल्ट आया उसमें भी आरोप लगे कि तमाम सारे ओबीसी एससी को रोकने के लिए जिन लोगों के रिटन में अच्छे अंक थे उनको इंटरव्यू में कम अंक दे दिए गए। हाल फिलहाल ही तमाम ऐसे उदाहरण हैं। मैंने कल ही एक वीडियो बनाया था, इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय में जो प्रोफेसरशिप के लिए परीक्षा कराई गई उसमें केवल मानक इंटरव्यू था। अगर रिटन होता तो उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में जैसे वो लोग पास किए हैं हर जगह वो लोग पास करें, लेकिन इंटरव्यू में उनको कम अंक देकर के रोक दिया जाता है। मध्य प्रदेश पीएससी यानी कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का 1973 का एक रिजल्ट लोगों के सामने इस समय सोशल मीडिया में तैर रहा है। पुष्टि नहीं कर सकता मैं, क्योंकि मैं पता नहीं कर पाया रिजल्ट ठीक है नहीं, लेकिन सोशल मीडिया के हिसाब से अगर माना जाए और रिजल्ट ये सही है तो ये रिजल्ट किसी बंसीधर नाम के व्यक्ति का है जो एससी कैटेगरी से आते हैं। उनको निबंध में 80 अंक मिले, सोशियोलॉजी में 72 अंक मिले, स्टैटिक्स में 133 अंक मिले, हिंदी में 95 अंक मिले, यानी कि रिटन में जिस व्यक्ति को 69.87% अंक मिलते हैं उसको इंटरव्यू में दिए जाते हैं 2 अंक। ये कौन सी योग्यता का पैमाना है? 1973 से कमोवेश यही हाल अभी भी चला आ रहा है। संस्थानों में देखा जाता है कि मेरे संस्थान का कौन सा व्यक्ति है, मेरा करीबी कौन सा व्यक्ति है, उसको इंटरव्यू में ज़्यादा अंक दिए जाते हैं। अगर ओबीसी और सवर्ण की बात आती है तो सवर्णों को ज़्यादा अंक दे दिए जाते हैं। क्षेत्रवाद की बात आती है, जातिवाद की बात आती है, भाषावाद की बात आती है, कुल मिलाकर के इंटरव्यू में पक्षपात होता ही है। भले ही वो जाति के आधार पर हो, क्षेत्र के आधार पर हो, वर्ग के आधार पर हो, लेकिन सामने बैठा हुआ व्यक्ति भेदभाव करता है। इसलिए इस इंटरव्यू के व्यवस्था को भी हम लोगों को बंद करवाना चाहिए। तमाम जगह पर इस तरह का रूल्स आ जाता है कि इस इंटरव्यू पैनल पर एक एससी होना चाहिए, एक महिला होना चाहिए, एक ओबीसी होना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर जगह इस नियम को फॉलो नहीं किया जाता है। इसी वजह से जो असली योग्यता होती है उसको नुकसान पहुंचा करके इंटरव्यू में ज़्यादा अंक दे करके अयोग्य और गेटिंग सेटिंग वाले सवर्णों को भर लिया जाता है। भक्त चूंकि बिना सबूत दिए हुए नहीं मानते हैं तो उनके लिए एक और सबूत लेके आया हूं।
EWS के तहत अप्लाई करने के लिए जो प्रोफार्मा सरकार की तरफ से बनाया गया है, बगल में देख लीजिए, उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है, जहां जाति पूछी जा रही है वहां लिखा जा रहा है OBC SC ST को छोड़ करके। मतलब ये आरक्षण सिर्फ सवर्णों का आरक्षण है, इसलिए इसको कहीं से भी सवर्ण आरक्षण कहना गलत नहीं है। बीजेपी के MLC उमेश द्विवेदी जो ब्राह्मणों को रिझाने की बात कर रहे हैं, वो उसी में ये भी जोड़ते हैं कि हमारी सरकार ने 10% गरीबों सवर्णों को आरक्षण दिया है। हालांकि वो गरीब सवर्ण नहीं है। अगर वो गरीब सवर्ण हैं तो 8 लाख की इनकम पर OBC गरीब क्यों नहीं माना जाता है। चलते चलते मैं धन्यवाद देना चाहता हूं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहब को, जिन्होंने घोषणा की 15 अगस्त के मौके पर कि सरकारी नौकरियों में ST SC और OBC का आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाएगा। इसके लिए जल्द ही एक कमेटी गठित की जाएगी। 5000 आदर्श विद्यालय बनाए जाएंगे। शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरों के लिए रोजगार सृजन कराए जाएंगे। 4 महापुरुषों के नाम पर उन्होंने मेडिकल कॉलेजेस के भी नाम रखे, जिसमें शहीद निर्मल महतो का भी नाम एक था। इसके अलावा धन्यवाद देना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के MLC वासुदेव यादव साहब को, जो समय समय पर नेशनल जनमत की मुहिम में सहयोग करते रहते हैं। इस बार भी जब मैंने इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय में जो अन्याय हुआ है तमाम सारे OBC और SC वर्ग के लोगों के साथ, नॉट फाउंड सुटेबल कह करके उन योग्य लोगों को बाहर कर दिया है। उन्होंने नेशनल जनमत से वादा किया है कि वो विधान परिषद में ये मामला उठाएंगे। कुल मिलाकर के ये वीडियो आपके सामने इसलिए लेकर के आया था कि ये जातिवादी मीडिया जो कर रही है वो तो आप सब जानते हैं। कुल मिलाकर के मीडिया का इसमें बड़ा रोल है कि उसने पूरे प्रदेश में माहौल बना दिया कि इस समय मुद्दा केवल ब्राह्मण है हर पार्टी के लिए, लेकिन उसमें आपके अपने नेताओं की भी गलती है। आपके अपने नेता जो पिछड़े और दलित वर्ग की हत्याओं पर, उत्पीड़न पर नहीं बोले, उन्होंने ब्राह्मणों की चिंता सताई, तो स्वाभाविक तौर पर मीडिया में जब वो लोग बैठे हुए हैं तो स्वाभाविक तौर पर उसको वो मुद्दा बना देंगे। इसको दूसरे ढंग से देखिए, ब्राह्मण ये चाहते ही थे कि वो भारतीय जनता पार्टी में दबाव बना करके अपने लिए कुछ योजनाओं की घोषणा करा सकें। उसमें बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। अन्य किसी जाति को, अन्य किसी मीडिया संस्थान को गाली देने से ये अच्छा है कि अगर आपको लगता है कि कोई मीडिया संस्थान आपके मुद्दों की लड़ाई लड़ रहा है तो उसको कम से कम आगे बढ़वाइए। नहीं आगे बढ़ा सकते हैं तो खुद पत्रकार बनिए, सोशल मीडिया पर लिखिए, अपने मुद्दों को ट्रेंड कराइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कहिए कि अपना ट्विटर अकाउंट बनाएं। इसलिए क्योंकि तमाम सारे पावर सेंटर्स इस समय सोशल मीडिया में ट्विटर पर सक्रिय हो गए हैं। ट्विटर पर ट्रेंड कराने के बाद काफ़ी कुछ बातों को मुद्दा बनाया जा सकता है। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है